नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हों जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ दशक पहले वो वक्त भी था जब तूफान हमें संभलने का मौका नहीं देता था। तूफान कहां से आ रहा है, कब आ रहा है, कितनी स्पीड में आ रहा है, इसकी खबर कुछ दशक पहले तक करीब करीब नामुमकिन थी। लेकिन अब सब बदल गया है। भारत के पास चक्रवाती हवाओं को लेकर सटीक जानकारी है। ऐसा सिस्टम है जिससे तूफान का पल पल का अपडेट हम तक पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या हमने अपने इस वार्निंग सिस्टम का सदुपयोग किया है? क्या समंदर के तटों पर हमारी तैयारी पुख्ता है? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। और ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि एक और चक्रवाती तूफान तेजी के साथ रुख कर रहा है गुजरात के तटीय इलाकों का। हम बात कर रहे हैं बिपरजॉय की, जिसका सामना करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। हालात का जायजा भी लेंगे और तमाम पहलुओं पर चर्चा भी रहेगी। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें अपने मेहमानों और संवाददाताओं के साथ, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सभी के जहन में बस यही सवाल है कि जब बिपरजॉय समंदर के तटों से टकराएगा तो उसका आक्रमण कितना जोरदार होगा। दरअसल अरब सागर में उठा ये बवंडर तेजी से तट की ओर बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई है। 150 से ज्यादा रफ्तार की हवाएं खतरनाक मानी जाती हैं और इन तूफानी हवाओं के आगे किसी का भी टिकना मुमकिन नहीं होता। तैयारियां यहाँ पे पूरी तरीके से हो चुकी है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पे समुद्र किनारे पर पहुंची हुई है। दरअसल जो लगातार यहाँ का मांडवी का लो लाइन इलाका है, वहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो लोगों को यहाँ से हटा रही है। लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है उनके जरिए। और साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से, क्योंकि साइक्लोन जो है वो 15 तारीख की शाम को टकराने वाला है, तो वैसे में एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार एहतियातन तौर पर लोगों को इवैक्यूएट करने का, लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाने का काम जो है वो कर रही है। हम मुंद्रा के आसपास हैं और यहाँ जो पोर्ट है, पोर्ट के आसपास दूसरी फैक्ट्रियां हैं। काम करने वाले सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, फिर वो गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं। उन सब लोगों को किनारे इलाकों से निकाल लिया गया है। दरअसल ये जहाँ रहते हैं बेहद कच्चे मकान हैं, कई बार तिरपाल के बने हुए हैं, टीन शेड बने हुए हैं। और जब हवा की रफ्तार 125-130 होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो तिनके की तरह सब कुछ उड़ जाएगा। एक तरफ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की ताकत की बात हो रही है तो चर्चा इस तूफान से निपटने की तैयारियों की भी है। कहा जा रहा है कि सरकारों ने इस बार तूफान से निपटने के लिए सबसे एडवांस रक्षा कवच तैयार किया है। एनडीआरएफ की 19 टीमों के अलावा एसडीआरएफ की 13 टीमों की तैनाती है। सेना, नेवी और वायुसेना भी हर संभव मदद को तैयार है। कोस्ट गार्ड की नजरें भी समंदर की हलचल पर हैं। गुजरात सरकार एडवांस कंट्रोल रूम से हालात पर लगातार नजर रख रही है। मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन सिस्टम मिलकर काम कर रहे हैं। करीब 40,000 लोगों को पहले ही सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा चुका है। जो सुरक्षा जो स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। एक्टिवेटेड है हमारा कंट्रोल रूम, सीनियर ऑफिशियल्स ग्राउंड पर हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। और जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है एनडीआरएफ द्वारा और स्टेट द्वारा, वो भी जारी है।
हिदायत दी जा रही है लोगों को कि वे घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और एक बार जब लैंडफॉल होगा उसके बाद एक स्थिति का जायजा लिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी, चूंकि इसमें संभावना है कि कुछ लो लाइंग एरियाज, तकरीबन 400 से ज़्यादा लो लाइंग विलेजेस हैं उस क्षेत्र में, तकरीबन जो 8 मेन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कुछ पानी का जमावड़ा हो सकता है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है और इवैक्यूएशन की जरूरत होती है तो वो भी किया जाएगा। आज हमारे पास न केवल समुद्री तूफान से निपटने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बल्कि एनडीआरएफ की ऐसी प्रशिक्षित फौज है जो हर हाल में जिंदगी को बचाने का मादा रखती है। भारत के पास आज साइक्लोन को ट्रैक करने के लिए 7 एडवांस सेंटर मौजूद हैं। अहमदाबाद, मुंबई, तिरुवनंतपुरम के अलावा चेन्नई, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर में साइक्लोन वार्निंग सिस्टम मौजूद हैं। यही नहीं, कोलकाता से भी चक्रवाती तूफान की सटीक भविष्यवाणी संभव है। सर, ये आपने जो कंट्रोल रूम में मैप लगाया हुआ है, इसमें मौसम विभाग से जो आपको सूचनाएं मिल रही हैं, जो हवा है वो कितनी स्पीड में चलेगी, और जब लैंडफॉल होगा तो उसका इफेक्ट किस तरीके से होगा, क्या वहां पर भारी बारिश या फिर और किसी तरीके की दिक्कत? जी बिल्कुल, जब साइक्लोन जो है वो जब सी में रहता है, समुद्र में, तो गति जितनी देर तक रहता है गति में तेजी आती है, और लैंडफॉल होने के बाद गति में कमी आएगी क्योंकि मॉइस्चर की कमी होती है। लैंडफॉल के टाइम में जो इसकी गति बताई जा रही है वो तकरीबन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की, और गस्टिंग स्पीड 150, तो ये काफ़ी स्पीड है। इसलिए इंश्योर करने के लिए कि कोई भी क्षति ना हो, सभी लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो अपने घर में लैंडफॉल के समय अपने घर में मौजूद रहें। हाल के सालों में समुद्र के किनारे बसे गांवों और इलाकों के लोगों को सरकार ने जागरूक किया है। यही वजह है कि आज लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में किसी तरह की समस्या नहीं आ रही। मतलब सरकार ने चक्रवाती तूफान से सुरक्षा का जो कवच तैयार किया है वो इस बार बड़े काम का साबित होने जा रहा है। मुद्रा पोर्ट से आशुतोष मिश्रा, द्वारका से ब्रजेश दोषी के साथ पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। आपको बताएं कि आज से 2 दशक से ज्यादा समय पहले, यानी कि बात करीब है 1999 की, जब एक भयंकर तूफान आया था ओडिशा में, सब कुछ तबाह कर गया। हजारों लोग उस तूफान की वजह से काल के गाल में समा गए। सब लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिर इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना कैसे किया जाए। लेकिन तब से लेकर अब तक काफी समय बीत चुका है और इस समय के साथ हमारी तैयारियां भी पुख्ता होती चली गई हैं। कैसे भारत ने अपने आप को तैयार किया, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका हम करवा दें। हमारे साथ नवीन भटनागर जुड़ गए हैं जो कि डीआईजी रहे हैं एनडीआरएफ के। इसके अलावा हमारे साथ परेश गोस्वामी जुड़ गए हैं जो कि मौसम यानी वेदर एक्सपर्ट हैं, जूनागढ़ गुजरात से हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर सुशीला कटारिया हैं जो कि हमारे साथ नरेश चावला जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे संयुक्त सचिव हैं आईएमए के, उनसे भी हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और तमाम मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा परेश गोस्वामी का जो कि वेदर एक्सपर्ट हैं, जूनागढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो परेश जी, इस समय लोग यही जानना चाह रहे हैं कि ये जो हिट करेगा साइक्लोन बिपरजॉय जिसकी बात की जा रही है, ये कब तक इसका हिटिंग का जो है उसके एक अनुमानित टाइम उसका दिया गया है, लेकिन कितना समय इसमें बाकी रह गया है, क्या इसकी स्पीड बढ़ी है, घटी है और कितना ताकतवर ये है, पहले से कुछ कम हुआ है? पहले बेहद गंभीर कहा जा रहा था, फिर कल खबर आई कि गंभीर की श्रेणी में रख दिया गया है। जी, बात की जाए तो ये जो साइक्लोन है बिपरजॉय, ये अरबी समुद्र में सबसे लंबा ट्रैवल करने वाला साइक्लोनों में उसका रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। आज अभी की बात की जाए तो आज 14 जून तक ये साइक्लोन है वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है। कल तक ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में था। अभी जो वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है तो इसमें अभी 140 से लेके 165 तक इसकी पवन की रफ्तार, हवा की रफ्तार चल रही है और ये आगे बढ़ रहा है प्रति घंटा। ये साइक्लोन है 3 से 4 किलोमीटर अभी बढ़ रहा है, लेकिन आज उम्मीद है कि आज रात से और कल सुबह से इसकी स्पीड में बढ़ोतरी होगी और ये साइक्लोन है कल यानी कि 15 जून को शाम को 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक
पश्चिमी कच्छ और पाकिस्तान की बॉर्डर पे ये हिट कर सकता है, और जब हिट करेगा तब उनकी जो हवाओं की रफ्तार होगी वो 120 से लेके 135 तक होगी, और उनकी जो गस्टिंग होगी वो 150 से लेके 160 तक होगी। इसलिए एकदम खतरनाक साइक्लोन हिट करने वाला है। और जैसे कि पिछले साल हमारे गुजरात में जो एक तौते नाम का साइक्लोन है वो गुजरात पर लैंड किया था 2021 में, ऐसे ही ये साइक्लोन लैंड करेगा। और जब भी ये साइक्लोन लैंड करेगा तब जो लैंड करने की जो प्रोसेस है वो कम से कम 2 घंटे से लेके 2 घंटे 10 मिनट तक चलेगी, और तब तक जी 2 घंटे में कच्छ और पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर सकता है, और ज्यादा से ज्यादा बारिश भी गिरने की संभावना हो। सामान्य तौर से देखा जाए तो एक बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से जो गुजरात का कच्छ जिला है उनमें 2 दशक में कभी भी ना गिरे हो इतनी ज्यादा बारिश एक बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से गिर सकती है अनुमान में। जी परेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर दी हैं। आपने कहा कि काफी ताकतवर ये साइक्लोन है और इसका भारी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसी तमाम आशंकाएं पहले से ही जाहिर की जा रही हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि एक जमाना वो भी था भारत के अंदर ही जब साइक्लोन आते थे, चक्रवाती तूफान आते थे और काफी तबाही मचा के जाते थे, लेकिन आज अगर हम देखें उसके मुकाबले हम पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। और इसमें कहा जाता है कि सटीक जानकारी एक अहम भूमिका निभाती है, और यह भी कहा जाता है कि एक सिस्टम डेवलप किया है हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे मौसम वैज्ञानिकों ने, NWP उस सिस्टम को कहा जाता है। ये सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है? जैसे कि समझ लीजिए अलग अलग वर्ल्ड के जो मॉडल है, हमारे जो भारतीय केंद्रीय हवामान विभाग है जिनका नाम है IMD, इंडियन मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट, उनके पास भी आज अच्छी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की वजह से हर मॉडल को हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और प्रिडिक्शन करके बता सकते हैं कि ये साइक्लोन बनेगा, डीप डिप्रेशन बनेगा, डिप्रेशन बनेगा, ये हमारे भारत पे क्या असर कर सकता है। उनकी वजह से हम आगे से अलर्ट हो जाते हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम सतर्क होते हैं, और कम से कम हमें नुकसानी भुगतने का बारी आता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो बिपरजॉय साइक्लोन जो कल हिट करने वाला है वो शाम के टाइम पे ये हिट करेगा, तो समझ लीजिए कि 8 बजे के आसपास हिट करेगा। और जो इस साइक्लोन है कच्छ जिला जो गुजरात का है उनके ऊपर से पूरा ये निकल जाएगा, तब तक अंधेरा हो चुका होगा, और अंधेरे में जो भी डैमेज हुआ होगा, जो भी लोग उसमें फंसे होंगे, दबे होंगे, तब रात को जो पेड़ भी उखड़ चुके होंगे, बीज पोल भी धराशायी हो चुके होंगे, कच्चे मकान गिर चुके होंगे, और ऐसे में जो रेस्क्यू करना होता है तब NDRF की टीम और हमारे जवानों को काफी दिक्कत का सामना। मैं आता हूं परेश जी आपके पास। मैं सीधे हमारे संवाददाताओं का भी रुख करूंगा। हमारे साथ पारस मुंबई से जुड़ रहे हैं और इसके अलावा गोपी हमारे साथ जुड़ गई हैं कच्छ से। दोनों से हम बातचीत करेंगे। पहले रुख कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई में भी काफी हलचल है समंदर में पारस, और क्या अभी भी इंपैक्ट उतना ही है या कुछ कम हुआ है पहले से? अनंत, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हालात बने हुए थे मुंबई में, जिस तरीके से दरिया रिएक्ट कर रहा था, बेहद बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो लहरें थी वो उठ रही थी, मगर अब सुबह के बाद जो है इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि कल दोपहर के आसपास जो है महाराष्ट्र से बिपरजॉय गुजर गया और वो गुजरात के जखौ की ओर, कच्छ की ओर बढ़ा था। ऐसे में बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी उठाए गए थे, जहां पर लोगों के आने की पब्लिक प्लेसेस पर मनाही थी जो समुद्र के आसपास है। अब जो है गेटवे ऑफ इंडिया पे हम खड़े हैं, आप देखिए लोग अब आने लगे हैं क्योंकि इम्पैक्ट कम हुआ है। लहरें जो हैं वो अब कम उठ रही हैं। सुबह तक बहुत बड़े तरीके से जो है वो लहरें उठ रही थी, मगर अब लहरें जो हैं वो कम उठ रही हैं। लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं मुंबई में, जुहू चौपाटी है या बाकी की जगहें हैं, बीचेज हैं, जहां पर अभी भी लोगों को आने के लिए मना किया जा रहा है, मगर अब जो है हालात थोड़े से काबू में आए हैं। जो इम्पैक्ट है वो जरूर कम हुआ है। वहीं ये हम आपके पीछे लोगों को देख पा रहे हैं, लेकिन क्या लोगों को पारस बीच पर जाने की अनुमति मिल गई है या केवल ये जो दीवार जहां पर है, सेफ्टी वॉल जहां पे बना हुआ है, उसी के आसपास लोग आ पा रहे हैं? ये सेफ्टी वॉल है अनंत, यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं अक्सर जब कोई भी यहाँ घूमने आता है गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये सेफ्टी वॉल बनाई गई है जहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ खड़े रहते हैं और समुद्र का मजा लेते हैं। यहाँ तक के पार जाना तो मुश्किल है, यहाँ तक के लिए परमिशन अभी दी गई है। कल इससे आगे आने की भी परमिशन नहीं थी क्योंकि हालात थोड़े से डिफिकल्ट हो रहे थे। कल बहुत ज्यादा बड़ी लहरें उठ रही थी, मगर आज अब लोगों को आने दिया जा रहा है। मगर जैसे ही मैंने कहा कि जो बाकी के इलाके हैं, बीचीज इलाके हैं, वहां पे अभी भी
आम जनता को आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जुहू बीच में, जहां पर 5 बच्चे जो हैं वो बह गए थे। तो प्रिकॉशंस अभी भी लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी तक साइक्लोन बिपरजॉय का लैंडफॉल नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक लैंडफॉल नहीं होगा ये कामनेस नहीं आएगी। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के अनुसार जो है अभी भी लोगों को अनुमति नहीं है बहुत सारी जगहों पे जाने के लिए, बट एक बार लैंडफॉल हो जाएगा उसके बाद जो है लोगों को जाने दिया जाएगा, मगर ये एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। अभी बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका मुंबई का सूरत हाल बताने के लिए। तो पारस बता रहे हैं कि हालात पहले से सुधरे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस अभी भी जारी हैं। सेफ्टी वॉल के आसपास लोग आ रहे हैं, लेकिन बीचेस पर जाने की मनाही है। बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका। हम सीधे रुख करेंगे गोपी घांगर का, जो इस समय कच्छ में मौजूद है। गोपी, जो यहां पर हमारे साथ वेदर एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि काफी तगड़ा है ये साइक्लोन, और जब ये इसका लैंडफॉल होगा, जब ये हिट करेगा, तो काफी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं उन दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। और सबसे अहम बात जो होती है ऐसे मौके पर, वो है कि इवैक्यूएशन। क्या हम ये क्या आप बता पाएंगे कि पूरे इलाके से जो भी हिट एरियाज हैं, वहां से तमाम जगहों से इवैक्यूएशन पूरी तरह हो गया है, वहां पर लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है, और लोगों को राहत सामग्री जो पहुंचानी है, जो फूड सप्लाईज करनी है, जो मेडिसिन की जरूरत है, क्या उसके स्टॉक्स मेंटेन कर लिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आनंद, आपको बता दूं कि सारी जगह से जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है। करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को करीब 6 डिस्ट्रिक्ट में इवैक्यूएट किया गया है। अकेले कच्छ की बात करती हूं तो 10,000 से ज्यादा लोगों को अकेले कच्छ के अंदर इवैक्यूएट किया गया है। सबसे आखिरी में आज दोपहर के वक्त एक ऑपरेशन किया गया जिसमें लोगों को यहाँ पे इवैक्यूएट किया गया है, और ये एनडीआरएफ की टीम के जरिए किया गया। ये वो फिशरमैन है जो समुद्र के किनारे पे रहते हैं, और जो अक्सर ये मना करते हैं कि वो समुद्र का किनारा छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो समुद्र देव की समुद्र के अंदर मछुआरी करने के लिए जाते हैं। उनको पता है कि समुद्र में क्या होना है, क्या नहीं हो सकता है। आपको दिखाती हूँ, ये सामने वाला जो इलाका है, ठीक वहां से आज सभी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। करीब वहीं से 2,500 से ज्यादा लोगों को, खास करके महिलाएं, बच्चे और जो पुरुष है जो फिशिंग करते हैं, उन लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। तो कुल मिला के गुजरात की बात की जाए तो करीब 40,000 के आसपास लोगों को यहाँ से दूसरी जगह पर भेजा गया है। गोपी, ये बताएं कि जो पोर्ट है जिस पर कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, वहां से अगर मौसम विभाग के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो, क्या सूचना वहां से आ रही है कि कितनी दूरी पर अब ये साइक्लोन मौजूद है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि यहां पर जो बोट्स वगैरह हैं, मछुआरों की एक बड़ी चिंता यह है कि जो छोटी बोट्स हैं, कहीं उनको नुकसान ना पहुंच जाए। क्या उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था भी की गई है? बिल्कुल, देखिए साइक्लोन जो है वो अभी ये बताया जा रहा है कि 250 किलोमीटर की दूरी पर है। साइक्लोन समुद्र में मानवी के इस जहां हम मौजूद हैं वहां से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तो साइक्लोन कल दोपहर 3:30 बजे के बाद कभी भी हिट कर सकता है, और जो हिट करेगा वो इलाका है जखाऊ पोर्ट का। जखाऊ पोर्ट पे 700 से ज्यादा जो बोट है उसे जमीन पर ला दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं डर जो मछुआरों को सता रहा है, वो डर ये सता रहा है कि तेज हवाएं जब चलती है तो इतनी भारी बोट होने के बावजूद भी बोट अपनी जगह से हिल जाती है, और जब हिलती है तो लकड़ी की ये बोट रहती है, उसमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो मछुआरों को लगातार इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी बोट जो है, क्योंकि वही उनके रोजगार का जरिया है, तो उसे कहीं नुकसान ना पहुंचे, ये मछुआरों की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। तो देखिए अनंत, साथ ही जखाऊ का जो पूरा इलाका है वहां पे 3 किलोमीटर के रेडियस में, जहां पे ये साइक्लोन टकराने की, उसकी जो आई टकराने की बात की जा रही है, वहां से 3 किलोमीटर का पूरा जो रेडियस है उसे खाली करा दिया गया है। पूरी तरीके से वहां पे जो फिशरमैन कॉलोनी थी वो सब कुछ खाली करवा दिया गया है। जी गोपी, लेकिन एक अंतर कल में और आज में मैं जो देख पा रहा हूं आपके जरिए, जब आप कल भी आप हमारे साथ लाइव थे, आज भी आप हमारे साथ लाइव हैं, कल में और आज में जो एक अंतर मुझे नजर आ रहा है, कल जब आप खड़े हुए थे यहां पर तो बहुत खड़ा होना मुश्किल था, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बरसात आ रही थी, सिग्नल बार बार पुअर हो रहा था, लेकिन आज स्थिति कुछ सुधरी हुई नजर आ रही है मुझे।
देखिए अनंत, ये सुधरी हुई हालात नहीं है। 1 मिनट में हवा का तेज गति से हवा चलती है और ये सीधा टकराती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। 5-7 मिनट के बाद वापस हवा बंद हो जाती है और तेज, लेकिन हवा जो है वो लगातार यहाँ पे जिस जगह पर हम मांडवी पॉइंट पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा लगातार यहाँ पे चल रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि जो साइक्लोन होता है, जब साइक्लोन जनरेट हुआ है और साइक्लोन जब आता है तो उससे पहले जिस तरीके से, क्योंकि फिलहाल साइक्लोन ये कहा जा रहा है कि 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी से ही समुद्र में देखने मिलता है। आज मछुआरों से मेरी बातचीत हो रही थी अनंत, और मछुआरे खुद डरे हुए हैं, क्योंकि मछुआरों का ये कहना है कि हमारे लिए समुद्र देवता है, हम यहीं से हमारे जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन पहली बार समुद्र का ये रौद्र रूप जो है वो हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी। तो चैलेंज बड़ा है और गोपी ने एक बात यहां पर साफ तौर पर समझाई साइक्लोन के बारे में, वो ये कि ये साइक्लोन और ये जो मौसम का ये जो रूप है ये ब्लफ भी करता है। यानी कि कल अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्थिति सुधर रही है तो इस मुगालते में मत आइएगा, किसी भी परिस्थिति बदल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी आपका इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, सूरत हाल बताने के लिए। कच्छ से हम सीधे अब रुख करेंगे नवीन भटनागर जी का, जो कि डीआईजी रहे हैं एनडीआरएफ के। नवीन जी, आपने सुना जो परेश जी हैं उन्होंने बताया कि शाम हो चुकी होगी जिस समय ये हिट करेगा, ये साइक्लोन हिट करेगा गुजरात के तटीय इलाकों को, और एक बड़ा चैलेंज उस समय एनडीआरएफ के सामने होगा कि कौन कौन इसकी चपेट में आया, कितना इसकी चपेट में आया, कितना नुकसान पहुंचाया, कहां रेस्क्यू करना है, कहां राहत पहुंचानी है, इसका असेसमेंट करने में दिक्कत आ सकती है। जी, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डीप स्टडी की हुई है और लगातार 3 दिन से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वहां जितना हमारा रेड जोन एरिया है वहां से लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट कर दिया गया है, और जो बाकी लोग रिमेनिंग है जिनके मकान वगैरह बहुत मजबूत बने हुए हैं, वहां पर कुछ लोग हैं जिनको दवा पानी और ये सारी चीजों के बारे में बता दिया गया है, वो वहां पर अपना घर में। जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही नवीन जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि वहां पर लोगों को जो है काफी अरेंजमेंट वगैरह करवा दिया गया है, और हमारे शेल्टर जगह जगह शेल्टर बने हुए हैं, और हमारे सेंटर्स बने हुए जो राउंड द क्लॉक हम लोग तूफान के मूवमेंट के ऊपर वॉच रखे हुए हैं और उसकी एक्टिविटी देख रहे हैं कि किस एरिया में। जी, मैं आता हूं नवीन जी आपके पास। मैं फटाफट डॉक्टर नरेश चावला का भी यहां पर रुख करना चाहूंगा, जो कि संयुक्त सचिव हैं आईएमए के। डॉक्टर साहब, जब भी इस किस्म की आपदाएं आती हैं, चाहे वो साइक्लोन की शक्ल में आए, चाहे वो बाढ़ की शक्ल में आए या किसी और किस्म की प्राकृतिक आपदाएं आए, तो सेहत से जुड़ी चुनौतियां भी सामने खड़ी हो जाती हैं। और आने वाले 2 दिन और उसके बाद जब साइक्लोन गुजर जाएगा उसके बाद का भी जो समय है, सेहत के लिहाज से लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए अनंत, मैं देख रहा हूं ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और अब हम चैलेंज के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हैं, लॉजिस्टिकली भी और लोगों को बचाने के लिए भी। और सबसे बड़े जो हेल्थ इश्यूज हैं ऑब्वियसली वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उनकी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ती है। तैयारी का मतलब चाहे वो दिखते हैं, कुछ ड्राउनिंग के केसेस आते हैं, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है, कुछ डिसीजेस भी एक दो दिन में जो पेट की बीमारियां हाथों हाथ शुरू हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोकल हेल्थ अथॉरिटीज हैं इन कंजंक्शन विद द एनडीआरएफ, हमारे हिसाब से उनकी बहुत ही बेहतर तैयारी होनी चाहिए, कि क्योंकि कितना प्रॉब्लम आने वाला है कितना नहीं आने वाला तो किसी को भी नहीं मालूम, बट जो तैयारी है वो पहले होनी चाहिए। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है वो ड्राउनिंग्स के केसेस या इलेक्ट्रिक्यूशन के केसेस, जो बिजली की तार से ऐसे हो जाते हैं, और तीसरे केसेस जो इंजरीज हो जाती हैं, कोई किसी के सिर पे चोट लग रही है, किसको हुई है, तो जो हमारी रिससिटेशन टीम्स होती हैं, जो कार्डियक रिससिटेशन टीम्स होती हैं, उनको तैयार होना चाहिए। और साथ में पानी की दिक्कतें बहुत आती हैं, क्योंकि पानी बहुत चाहिए होता है। वो इसके बाद नंबर आता है दूसरी बीमारियां, जो कि यूजुअली वाटर बोर्न बीमारियां होती हैं, जिसमें कि मोस्टली वॉमिटिंग्स, लूज मोशंस, दूसरी सांस की बीमारियां, और जो इससे बड़ी बीमारियां हैं जो एग्जिस्टिंग जो क्रॉनिक डिसीजेस जो पेशेंट्स पहले से हैं, उनको अपनी तैयारियां और देखनी चाहिए। जैसे कि पहले ही कहा गया है कि एनडीआरएफ ने लोगों को इवैक्यूएट करने वाले काम अच्छे से कर लिए हैं, तो फिर भी मैं समझता हूं
कुछ ना कुछ लोग अकस्मात फंस ही जाते हैं, चाहे जी। वो मछुआरे हों, चाहे वो चलते फिरते लोग हों, चाहे कोई घर गिर जाता है उसकी जो सतह हम, तो आई थिंक दे ऑल हैव टू बी लॉजिस्टिकली प्रिपेयर्ड। और हेल्थ की जो मैं कुछ बातें बताई हैं उसकी तैयारियां अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि जैसे जी। अगर बार बार कह रहे थे पहले ऐसे तूफान आते थे तो लाखों की हजारों की तादाद में उड़ते थे, वो अब हमारी तैयारियां इतनी अच्छी होनी जी, चाहिए कैजुअलिटीज कि को हमने एक कम भी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चैलेंज फिर भी बड़ा है नरेश जी, चैलेंज फिर भी बड़ा है और कई मोर्चों पर ये लड़ाई लड़नी है। बात हो रही है बिपरजॉय साइक्लोन की, जो कल हिट करने वाला है गुजरात के तटीय इलाकों को। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि मेन इंपैक्ट यही कहा जा रहा है कि गुजरात के 8 जिलों में इसका देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं कच्छ में, जहां जो जखाऊ पोर्ट है वहां पर जब ये हिट करेगा तो कहा जा रहा है कि पूरी ताकत इसकी वहीं पर देखने को मिलेगी। हालांकि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी बरसात तेज हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, मुंबई तक इसका इंपैक्ट देखा गया, राजस्थान तक में इसके इंपैक्ट की बात कही जा रही है, लेकिन तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, पूरी कर ली गई हैं हर सिचुएशन से निपटने के लिए। हम सीधे रुख करना चाहेंगे परेश गोस्वामी जी का, जो कि वेदर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जूनागढ़ से। परेश जी, आपने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में वार्निंग सिस्टम्स लगे हुए हैं जो हमें सटीक ट्रैकिंग इसकी करते हैं, लेकिन ये जो वार्निंग सिस्टम है इसके जरिए जो वार्निंग दी जाती है वो कितने चरणों में दी जाती है, इसके कितने चरण होते हैं, और क्या साइक्लोन की चाल को देखते के साथ वार्निंग का नेचर भी बदलता रहता है? जैसे बात की जाए तो साइक्लोन की जो कंडीशन होती है उनको देखते ही वार्निंग में भी बदलाव किया जाता है। कभी भी हमारे बंदरों जो होते हैं, बंदर पे 1 नंबर सिग्नल लगता है, 4 नंबर सिग्नल लगता है, 5 नंबर सिग्नल लगता है। अभी देखा जाए तो कच्छ के हर बंदर पर 10 नंबर तक का सिग्नल दे दिया गया है, और 10 नंबर तक का जो सिग्नल है वो ये बताता है कि ये साइक्लोन टकराना तय है। और इसमें साइक्लोन में भी तेज हवाएं चलेगी तो लोग हैं वो वहां पे अलर्ट हो सकते हैं। अभी ये बात की जाए तो जो साइक्लोन अभी जो बिपरजॉय है, जो खास करके जिन इलाकों में से गुजर रहा था और एकदम मजबूत बन रहा था, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आया था, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो हमें एक उम्मीद बनी थी कि कच्छ के जो समंदर किनारे आते हैं उनको जो टेम्परेचर है वो डाउन टेम्परेचर मिलेंगे तो शायद वो कमजोर हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्भाग्यवश वो टेम्परेचर ऊपर रहा, जैसे कि 28-29 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर वहां पे मिला, तो साइक्लोन जी। को एक नई एनर्जी मिली और साइक्लोन और स्ट्रॉन्ग हुआ। और ये और स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है, ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आने वाले कल को ये शाम के समय हिट करने वाला है। नहीं, और जो हिट परेश जी करने ये वाला बताएं कि है, अभी इस साइक्लोन को किस कैटेगरी में आप रख रहे हैं? अभी किस श्रेणी का साइक्लोन इसको मान रहे हैं? अभी जो ये साइक्लोन है वो वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है, क्योंकि अभी इसमें 140 से लेकर 160 तक की हवा की रफ्तार चल रही है, और ये हवा की जो रफ्तार है ये कल तक कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि ये साइक्लोन है कच्छ के किनारे से एकदम नजदीक आएगा, समझ लीजिए कि कच्छ से 50 से 60 किलोमीटर तक की दूरी रहेगी, तब ये साइक्लोन थोड़ा स्लो होगा और उनके हवा की रफ्तार 140 से लेके 160 है, उसमें कमी होके इसकी हवा की रफ्तार 120 से लेके 135 तक जी। हो जाएगी। और जब ये लैंड करेगा तब 120 से लेके 135 तक की रफ्तार से लैंड करेगा। जो ये 120 से लेके 135 की रफ्तार से जो लैंडफॉल होता है वो खतरनाक लैंडफॉल होता है, और ये लैंडफॉल की वजह से कई इलाकों में नुकसानी हो सकती है, डैमेज हो सकता है। खास करके ये पाकिस्तान और भारत जी। दोनों पे ये असर डालता परेश है। जी, जितनी इसलिए स्पीड से आप बता रहे हैं कि 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका लैंडफॉल हो सकता है, उस समय इतनी तेज गति से हवाएं चल सकती हैं, तो इस गति से अगर लैंडफॉल हो रहा है तो उस सूरत में कितने किलोमीटर का जो रेडियस है वो इसके इंपैक्ट एरिया में आ सकता है? वैसे बात की जाए तो हर जगह की भौगोलिक जो स्थितियां होती है अलग है। एक कच्छ का वो इलाका है जहाँ पे कोई जंगल विस्तार नहीं है, जहाँ पे ज्यादा पेड़ नहीं है, ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए जो इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, जैसे साइक्लोन होता है वो 4 पार्ट में होता है, उनका सेंट्रल पार्ट है उसको आई बोला जाता है, आंख बोला जाता है। और वो जो सेंट्रल पार्ट जहां से गुजरेगा वो कच्छ, पाकिस्तान और राजस्थान बॉर्डर तक ये साइक्लोन जी। है वो धीमा पड़ने वाला नहीं है। ये साइक्लोन उसी गति में और साइक्लोन की कैटेगरी में जाएगा। ये हेवी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में लैंडफॉल होके आगे 50 से 60 किलोमीटर तक उसी रफ्तार से जाएगा, फिर धीरा पड़ के ये सीवियर साइक्लोन बनेगा और सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में राजस्थान तक जा सकता है। वहां पे जाके
थोड़ा ये शांत हो सकता है, मगर उनकी जो इम्पैक्ट है वो तो आता हूं राजस्थान परेश के जी, जयपुर आता हूं परेश जी, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो केवल भारत तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कराची तक में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तमाम पहलुओं पर हमारी चर्चा आपसे जारी रहेगी। हम सीधे इस समय रुख करना चाहेंगे नरेश चावला जी का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईएमए के सेक्रेटरी हैं। नरेश जी, जब इस किस्म के हालात पैदा होते हैं तो लोगों के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज भी आते हैं और साइकोलॉजिकल चेंज भी इसके अंदर आते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो लोगों को सबसे पहले आप क्या वो टिप्स बताना चाहेंगे जिससे कि वो पैनिक ना करें, ट्रोमैटिक ना हो? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीपी के पेशेंट होंगे, जो डायबिटिक होंगे, जिनको हार्ट की डिजीज होगी, क्योंकि अगर वो पैनिक करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हालात ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। अनंत, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जितनी प्रॉब्लम होती है हमारी एंग्जाइटी की वजह से वो बढ़ जाती है। मछुआरों की प्रॉब्लम यह है कि उनकी बोट्स खराब ना हो। आपने बात की जो पहले से एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या हार्ट पेशेंट्स हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत भी बेचैनी से उनका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। और जो जो अपने अपने खाने का ख्याल नहीं कर पाते, उनका शुगर ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक अकस्मात सी कोई इमरजेंसी बन सकती है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों के, जो पहले से अलग सी बीमारियां चल रही हैं, उनका घर के जो दूसरे लोग हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखें। और एक बात मैं और अनंत आपको बताना चाहूँगा कि जिस किस्म की भी मदद मिले ना, चाहे वो लैंडफॉल के टाइम में फंसता है या जो अपने घर में बैठा है वो ना सो के या किसी बेचैनी की वजह से खा जाता है, उनको मदद जल्दी मिलनी चाहिए। हमने देखा है कि इस किस्म की जो इमरजेंसियां आती हैं उसमें अगर कभी मदद जल्दी ना मिले तो ना चाहिए मौतें और ना चाहिए खराबियां ज़्यादा होती हैं। जो एक फैक्टर आपने देखो, ये चीज़ हमने जब रिसेंटली हमारे देश में ये महामारी आई है तो हमने कई बार देखा कि एक्चुअल बीमारी तो जितनी थी सो थी, उसकी एंग्जाइटी से, ना सो पाने की वजह से, बेचैनी की वजह से लोग भाग। तो मैं समझता हूं कि जो वहाँ की लोकल हेल्थ टीम्स हैं, जो उनकी एम्बुलेंसेज हैं, उसमें साइकोथेरेपिस्ट या कोई साइकोलॉजिस्ट जरूर शामिल किए जाएं कि जो भी ऐसा केस दिखे उसको मदद जल्दी मिलनी चाहिए। और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बट उनका टाइम पे मिलना और समय पे मिल जाना और उसको मरीज को मदद मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि किसी किस्म की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी और जो बीमारियां हैं उससे हम बच सकते हैं। जी नरेश, ये तो आपने बताया फॉलआउट से पहले की स्थिति और उसके बाद की स्थिति, क्या क्या जरूरत पड़ सकती है और कैसे उनको मदद दी जा सकती है। लेकिन एक और स्थिति है, जो लोग नॉर्मल भी हैं उनके सामने स्थिति आती है फॉलआउट के बाद की स्थिति, यानी कि जब तूफान गुजर जाएगा, अपने पीछे अपने निशान छोड़ जाएगा। अब उसमें सबसे जो दिक्कत आती है, जो लोग अपने घरों को छोड़कर आए हैं, वहां पर पानी के कई बार पानी इकट्ठा हो गया होगा, ये एक समस्या आ सकती है। और जो समुद्र से जो बहा के चीजें आई होंगी वो इकट्ठी हो सकती हैं, पानी की सप्लाई बाधित हो सकती है, और इन तमाम चीजों का संबंध हमारी सेहत से जुड़ा होता है। ऐसे में लोगों को किन प्रिकॉशंस को लेना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये जरा बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। साइक्लोन तो लैंड फॉल के साइड पे हो जाएगा, उसके बाद के जो हजारों लोग जो कैंप्स में बैठे हैं, जो अपने घर से बेघर हो गए हैं, जो प्रॉपर खाना मुहैया नहीं करवा पाए, उनको जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको स्वच्छ या संतुलित और मतलब कि हाइजीनिक फूड मिलना, और उससे भी ज़्यादा जरूरी पोर्टेबल यानी कि सेफ वाटर का इंतजाम करना, और उससे भी ज़्यादा जरूरी जब भी कहीं पानी की तबाही मचती है, जो वाटर बोर्ड डिसीज हैं जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस से लेके, कॉलरा से लेके, हैजा से लेके, टाइफाइड से लेके, इस किस्म की बीमारियां बहुत फैलती हैं। तो मैं समझता हूं जो लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं इनके लिए सबसे पहले अच्छा इंतजाम, एक सेफ वाटर का इंतजाम, अच्छे हाइजीनिक फूड का इंतजाम, और जिस किसी को ऐसी बीमारियां हैं उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं वो पहले से तैनात होने चाहिए। और मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो ड्राउनिंग के केसेस हैं, जो इलेक्ट्रोक्यूशन के केसेस हैं, इन सबको मदद जल्दी मिलनी चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं जब ऐसा साइक्लोन आता है तो कम से कम कुछ हफ्ते तक जो इधर उधर घर से दूर कैंप से पहुंच जाते हैं वो अपने घर में पहुंचते हैं, तो उनको एक अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छा इंतजाम, अननेसेसरी स्ट्रेस, इसके लिए मेरे हिसाब से जो लोकल मेडिकल टीम्स हैं, लोकल हेल्थ टीम्स हैं, वो अच्छे से ध्यान देंगी। तो मैं समझता हूं कि आजकल जिस हिसाब से हमें समय मिल जाता है तो हर चीज आसानी से प्लान की जा सकती है। नो डाउट इट इज ए चैलेंज, बट आई एम श्योर that Indian health authorities are well versed to deal with it in very nice मैं manner. परेश जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। परेश जी, हम लगातार उस सटीक ट्रैकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है आपदा प्रबंधन की, एक होता है जानकारी। अब जानकारी के आधार पर
पूरी की पूरी चीजों को मैनेज करना, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, इसके लिए जरूरी है कि इंफॉर्मेशन 24 घंटे 24/7 पहुंचती रहे। तो क्या इसके लिए आप लगातार जो आपदा प्रबंधन टीमें हैं, एजेंसियां हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, मिनट टू मिनट जानकारी उन्हें दी जाती है ताकि वो उसके हिसाब से, वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से स्टेप्स उठा सकें? बिल्कुल, प्रशासन यहाँ पे सतर्क है। हर जो वेदर सिस्टम जो लगा हुआ है उन पर भी नजर रखी गई है और हर वेदर एजेंसी या तो इंडिविजुअल कोई वेदर एक्सपर्ट है, सबकी राय लेके कलेक्टर तक जाती है और कलेक्टर है प्रशासन को बताते हैं। प्रशासन नीचे तक एक व्यवस्था करता है, उसकी व्यवस्था के भाग के रूप में आज तक हमारे जो कच्छ के इलाके, सभी इलाकों में पूरी तैयारियां की गई है, जिसमें मेडिकल की व्यवस्था ये हो, फूड की व्यवस्था ये हो, रहने की व्यवस्था, सब तरीके की व्यवस्था हो चुकी है। और ये जो साइक्लोन है जब हिट करेगा तब ये टेक्नोलॉजी की वजह से और जो हमें एडवांस में जो जानकारी मिलती है उनकी वजह से और हमारे प्रशासन की सतर्कता की वजह से हमें कम से कम नुकसान होने वाला है। हर बार ऐसे साइक्लोन आते रहते हैं, पहले हमें ज्यादा नुकसान होता था, लेकिन पिछले 10 सालों में टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हमारे जो मीडिया का जो व्याप बढ़ा है, मीडिया की वजह से भी लोगों को पता चलता है कि ये होने वाला है। इन सभी वजहों से लेके अब ये जो साइक्लोन आते हैं उसमें कम से कम हमारा नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया परेश जी हमसे बातचीत करने के लिए इस अहम मुद्दे पर, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर साहब नरेश चावला जी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका। तो भले ही बिपरजॉय दिखाए अपना दम, लेकिन तमाम एजेंसियां और तमाम हमारे मौसम विभाग के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तैयार हैं हम, और चुनौती बड़ी है लेकिन मजबूती के साथ सामना करने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं।